साफ एक ही है कि केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए आज कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष प्रणाली को चालू किया है, बाकी और कोई कारण। ये जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने का काम किया है हमारी सरकार ने, जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। बात पूरे 16 नगर निगम, हाँ 16 तो साहब 20 रहती थी और जितने भी पूरे की पूरी नगर पालिका उस समय कांग्रेस, आज जहाँ भाजपा खड़ी है उस समय कांग्रेस वहाँ खड़ी हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। आज जो जहाँ जनसंघ खड़ी थी वहाँ कांग्रेस खड़ी है। हाँ ठीक है ना, तो उस वक्त भी दो बार परिवर्तन हुए। इसको ये नहीं देखा जाता कि इस परिवर्तन से किसको लाभ हो रहा है या किसको नुकसान हो रहा है। नमस्कार, आज हमारे बीच में उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश रमलानी जी, और वो पूर्व में नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी अधिवक्ता अरुण शुक्ला जी, और हमारी भाभी जी श्रीमती अनुभव मुंजारे जी। नमस्कार। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष। चूँकि यहाँ पे हमने 2 पूर्व नगर पालिका अध्यक्षों को बुलाया, तो स्वतः ही ये हो जाता है कि हम आज जो विषय लेंगे वो नगर पालिका का ही रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी नियम में बदलाव किया। स्थानीय निकायों के चुनाव में पहले जो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो रहे थे उसे अब अप्रत्यक्ष रूप से कर दिया है चुनाव, और अब महापौर और अध्यक्ष पार्षदगण चुनेंगे। इस प्रणाली को लेके काफ़ी बहस चल रही है, कोई पक्ष में बोल रहा है, कोई विपक्ष में बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है, कांग्रेस उसका सपोर्ट कर रही है। तो मैं सबसे पहले अरुण शुक्ला जी से ही पूछना चाहूँगा, आप कांग्रेस ने ही अध्यक्ष प्रणाली जो डायरेक्ट होना था चुनाव, कांग्रेस ने ही दिग्विजय के शासन काल में लाई थी। जब दिग्विजय जी मुख्यमंत्री थे उसी दरमियान ये प्रणाली आई थी कि अध्यक्ष चुनाव डायरेक्ट होंगे। सन 95 में पार्षदों ने चुना था अपने यहाँ, जिसमें भीम फुलसुंगे अध्यक्ष बने थे। उसके बाद जो चुनाव हुआ था वो सीधे जनता से हुआ था। तो क्या कारण है कि कांग्रेस के ही एक मुख्यमंत्री इस प्रणाली को लागू करते हैं, प्रत्यक्ष प्रणाली को, और कांग्रेस के दूसरे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी उस प्रणाली को विरोध करते हुए उसको वापस पार्षद से चुने जाने वाले में लाते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को बदला गया है। ये 1956 का जो था वो प्रत्यक्ष प्रणाली का था। 1961 में जब नगर पालिका का अधिनियम नया बना तो वो अप्रत्यक्ष प्रणाली का बना। उसके बाद पुनः फिर वो प्रत्यक्ष प्रणाली में आ गया दिग्विजय सिंह जी की सरकार में। तो समय समय पे होने वाले जो परिवर्तन रहते हैं और जो शासन की जो नीतियां हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन जनसंख्या की दृष्टि से और नगर पालिका की जो संख्या बढ़ती हैं, ये सब दृष्टि से जो उचित रहता है वो शासन के द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो ये कम से कम 3 या 4 बार तो मेरे देखते देखते में परिवर्तन हुआ। 56 में था, मेरे को ख्याल है, जो सुरेंद्र नाथ जी खरे 1952 में चुनाव लड़े थे, तो पहली बार अध्यक्ष बने थे वे। तो उस समय प्रत्यक्ष प्रणाली से वो डायरेक्ट चुनाव लड़ा था उन्हें। उसके बाद का जो इलेक्शन हुआ था 57 में, उसमें आर.एन. शुक्ला साहब जो निर्वाचित हुए थे और 9 साल तक वो रहे, तो वो इनडायरेक्ट था चुनाव। तो ये परिवर्तन तो होते रहते हैं। ये इसके पहले जो शासन था अंग्रेजों के समय, उस वक्त भी 2 बार परिवर्तन हुआ है इस प्रणाली में। तो जो शासन प्रशासकीय योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन और जो जनसंख्या की दृष्टि से और अन्य जो भी प्रशासनिक उनके कारण रहते हैं, उससे ये परिवर्तन किया जाता है। ये राजनीतिक कारणों से परिवर्तन नहीं किया जाता। रमेश भैया, आप इसको किस रूप में लेते हैं? जो परिवर्तन हुआ क्यों हुआ? अब मैं तो इस बात को 1999 में पहली बार प्रत्यक्ष प्रणाली हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी के ने ही इसको चालू किया था, और इसके बाद लगातार 4 चुनाव, और 4 चुनाव में हमने देखा कि 2 बार तो हमारी अनुभा जी चुनाव जीत के आई, 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीती। कांग्रेस या तो तीसरे नंबर पे रही या चौथे नंबर पे रही।
और उस परिस्थितियों में मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे प्रदेश में वही स्थिति है। बहुत कम जगह पर भारतीय जनता पार्टी हारी है, अधिकांश में भारतीय जनता पार्टी जीती या निर्दलीय जीते। कांग्रेस को ज़्यादा उसका प्रतिसाद नहीं मिला और वही मुझे कारण लग रहा है कि जब हम जीत ही नहीं रहे हैं, जैसे बालाघाट में ही हमने देखा चारों चुनाव में उनके पास स्थिति रही नहीं, तो ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने ये सोचा कि चलो प्रत्यक्ष में तो हम नहीं जीत पा रहे हैं, तो क्यों ना प्रत्यक्ष रूप से हम पार्षद आ जाएं और पार्षदों के माध्यम से फिर एक दो का इधर उधर हो जाए, दो चार तो इधर उधर करके, और शासन अब कांग्रेस का है तो उसका लाभ लेकर के हम अपने कुर्सी को हम प्राप्त कर लें। मुझे जो मेरी समझ में आ रहा है ऐसा मैं, बाकी ये कहना कि भाई जनसंख्या के आधार, और जनसंख्या का तो हिसाब हमेशा बदलते रहेगा, जनसंख्या तो आगे बढ़ेगी बढ़ेगी, तो और बढ़ेगी तो फिर कौन सा पद्धति आएगी मुझे नहीं मालूम। बाकी साफ एक ही है कि केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए आज कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष प्रणाली को चालू किया है, बाकी और कोई कारण। भाभी अनुभव मुजारी जी, आप इसको किस मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगी कि 1999 में हमारे मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ने सीधा इलेक्शन नगरीय निकाय का कराने का फैसला किया था और वो स्वागत योग्य कदम था। और उसमें क्योंकि उस चुनाव को लड़ने के लिए फिर मुझे भी मैं किसी पार्टी से नहीं थी, निर्दलीय थी और जनता की उम्मीदवार थी। मुझे जनता के द्वारा ही प्रेरित किया गया था कि आपको चुनाव लड़ना है और हम चाहते हैं कि आप नगर पालिका में चुन के आएँ, जनता की सेवा करें। तो मैंने देखा कि वास्तव में दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बालाघाट शहर की संभ्रांत जनता ने, हमारे गरीब भाइयों ने, बहनों ने, माताओं ने, बड़े बुजुर्गों ने, हर वर्ग के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, इतनी बड़ी ताकत मेरी खड़ी की लोगों ने, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक तरफा मुझे चुनाव जिता के जनता ने सेवा करने के लिए मुझे नगर पालिका में बैठाया था। तो मैंने ये देखा कि सीधे इलेक्शन में जनता अपने पसंद का अध्यक्ष चुनती है और उसको लगता है कि नगर पालिका एक सेवा करने की संस्था है और वहाँ पर वही व्यक्ति बैठ सकता है या बैठे जो कि जन अपेक्षाओं पे खरा उतर सके, जनता की ज़रूरतों के हिसाब से काम कर सके, शहर का विकास हो सके। तो बहुत अच्छा निर्णय था माननीय दिग्विजय सिंह जी का और हमने उस इलेक्शन को मैंने जीतने के बाद जो भी सेवा की वो हमारे शहर की जनता जानती है, सब जानते। पर अब अचानक मैंने भी, जैसा अभी चर्चा हुई कि अब अचानक एक कांग्रेस पार्टी के एक नेता, एक सरकार एक बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम उठाती जिसका पूरे प्रदेश की जनता स्वागत करती है और 20 साल बाद, लगभग 20 साल बाद उसी पार्टी की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में और उस पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अपने ही सरकार के फैसले को बदल देते हैं। ये बड़ा आश्चर्यजनक मामला है, आश्चर्यजनक बात है। मुझे तो घोर आश्चर्य है इस बात का कि किस तरह से, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तत्कालीन हमारे जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, अगर वो बदलाव लाते तो हम मान सकते थे कि सत्ता परिवर्तन हुआ इसलिए उन्होंने बदल दिया, लेकिन तब स्थिति उसी तरह उन्होंने यथावत रखी। और आज जब कमलनाथ जी से प्रदेश की जनता को इतनी अपेक्षाएं हैं, इतने सालों बाद कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आई, तो अचानक उन्होंने इस निर्णय को ला के एक तरह से जनता पे जबरदस्ती अपने बातों को या अपने कहना चाहिए अधिकारों को थोपने वाली बात है। इसमें जैसा कि रंगलाल जी ने कहा कि कांग्रेस को लग रहा था कि उनकी स्थिति जीतने लायक नहीं बन पाएगी, क्योंकि आज भी जो मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम हैं और वो पूरी 16 नगर निगमों में महापौर भाजपा के ही हैं। उसी प्रकार लगभग 100 नगर पालिकाएँ, उसमें भी 60-70% भाजपा है। नगर परिषद है 200 के आसपास, उसमें 150 के आसपास भाजपा विराजित है।
तो ये एक सबसे बड़ा कारण लोगों को नज़र आ रहा है जिसमें बदलाव किया गया है। और जहाँ दिग्विजय सिंह जी से भी जब पत्रकारों ने पूछा था तो उन्होंने भी इसमें बड़ा गोलमोल जवाब दिया था कि ये सरकार का निर्णय है। मतलब उन्होंने ना इस निर्णय के पक्ष में बोला ना विरोध में बोला, मतलब कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह की भी सहमति इसमें दृष्टिगत नहीं होती है। तो अब ऐसे जो प्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव को अप्रत्यक्ष किया गया तो क्या जनता के अधिकारों का हनन नहीं हुआ? क्या आप नहीं मानते? देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि ये प्रत्यक्ष प्रणाली, जैसा मैं पहले बताया, तो जो प्रत्यक्ष प्रणाली थी उस वक़्त भी और अप्रत्यक्ष प्रणाली थी उस वक़्त भी 1900 यानी जो स्वतंत्रता के बाद से जो चुनाव हुए हैं, लगातार सब चुनाव में पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस की सरकार रहती थी और कांग्रेस के पूरी नगर पालिका और पूरे नगर निगम रहते थे और उस वक़्त भी 2 बार परिवर्तन हुए। अगर सिर्फ ये लाभ लेने के लिए या बालाघाट में क्या चीज़ होना चाहिए और क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, अगर इसको लेके अगर प्रशासन कोई एक्ट को बनाए तो ये तो संभव नहीं है। सिर्फ एक जिला या एक जिला नहीं, देखिए आप मेरी बात पूरे 16 की 16 नगर निगम। हाँ, 16 तो साहब 20-20 रहती थी और जितने भी पूरे की पूरी नगर पालिका उस समय कांग्रेस, आज जहाँ भाजपा खड़ी है उस समय कांग्रेस वहाँ खड़ी। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आज समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात? आज जो जहाँ जनसंघ खड़ी थी वहाँ कांग्रेस खड़ी है। हाँ, ठीक है ना, तो उस वक्त भी 2-2 बार परिवर्तन हुए। इसको ये नहीं देखा जाता कि इस परिवर्तन से किसको लाभ हो रहा है या किसको नुकसान हो रहा है। हमारा शासन चल रहा था, हम सब जगह बैठे हुए थे, उसके बाद भी परिवर्तन किया, उस समय भी परिवर्तन किया गया। सरकारें उस समय परिवर्तन किया गया कि नहीं? उस वक्त क्यों नहीं बोला गया कि ये सिर्फ आप भैया सब जगह बैठे हुए हो, आप क्यों परिवर्तन कर रहे हो? उस समय तो कैसा भी कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ही थी। अभी भी जैसे करना है, अगर ऐसा मानना है तो अभी भी आना ही है तो भाजपा आ जाएगी, उसमें क्या है? आप परिवर्तन को होने दीजिए, परिवर्तनशील है। अगर देखिए, अगर ये प्रणाली इतनी अच्छी थी तो क्यों नहीं है, क्या कहते हैं, आपने प्रत्यक्ष प्रणाली को सीएम चुनने के लिए रखते हैं। आप कई देशों में है, कई देशों में प्रत्यक्ष प्रणाली है, सीएम चुने जाएंगे, पीएम प्रधानमंत्री जी, या आपके स्विट्जरलैंड में तो डायरेक्ट चुनाव होता है, हाथ खड़े होके चुनाव करते और हाथ खड़े करके जनता जो है वो हटा देती है। तो आप किस प्रणाली को कैसे व्यवस्थित किया जाए, और उससे देखिए, मेरा जहाँ तक ओपिनियन है, हो सकता है आप सब लोग मेरे से डिफरेंट हो, पर मेरा जहाँ तक ओपिनियन है और ओपिनियन के लिए बुलाया गया है, तो मेरा ओपिनियन ये है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो जनता को होता है। इनडायरेक्ट चुनाव में क्या होता है कि जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनती है, पार्षद जो रहता है उसकी जिम्मेदारी रहती है अपने वार्ड के प्रति। एक कोई अध्यक्ष एक दिन में 33 या 35, और अपना तो 33-35 का है, नगर निगम जो है साहब वो तो 50, यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी समझ जाइए, एक एमएलए की या एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी इतना बड़ा होता है वो, तो वो डायरेक्ट सबसे संबंधित रहे ऐसा संभव नहीं है। तो पार्षद जो है अपने यहाँ की समस्या को लेके रोज ही नगर पालिका के कार्यालय, नगर निगम के कार्यालय जाता है और वहाँ अपनी जनता की समस्या को डायरेक्ट सुलझाता है प्रेसिडेंट या नगर निगम के जो चेयरमैन साहब रहते हैं उन मेयर साहब के जरिए। तो ये इससे आपको बंटवारा होता है, क्लासिफिकेशन और काम में बंटवारा होता है। आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि एक अध्यक्ष जी जो है वही पूरे नगर को कंट्रोल कर ले? पार्षद को भी करनी चाहिए, फिर पार्षद को मत चुनिए आप, एक आदमी रख लीजिए आप नगर अध्यक्ष, और वो पूरे उसको शहर को चलाएंगे। कितनी बड़ी व्यवस्था है आपको मालूम है? नगर सब जीवन से, एक साधारण नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई पूरी समस्याओं का निदान अगर कहीं होता है तो नगर पालिका में होता है। उठते के साथ आप नगर पालिका की सेवाओं को प्राप्त करते हो, सोते तक नगर पालिका की सेवाओं को प्राप्त करते हो। तो अगर आपको एक हैंड जो काम कर रहा है उसको मदद के लिए 30 हैंड मिलते हैं। मतलब हमारे रमेश रंगलानी जी और अनुभव गुजारे जी पूरे शहर का ख्याल नहीं रख पाए, क्योंकि ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा है। काम और अच्छी गति। आप क्या बोलना चाहेंगे इनकी बात पे? काम और अच्छी गति, काम और अच्छी गति। मुझे ऐसा लग रहा है कि वकील साहब भी थोड़ा क्लियर नहीं है। अच्छा, वो किस प्रकार से उन्होंने एक बात कहा कि वार्ड के प्रति जो पार्षद चुन के आएगा वो जो बोलेगा जवाबदार होता है। अब मुझे एक बात बताइए, वो एक पार्षद एक वार्ड का हुआ, वो अपने वार्ड की देखेगा,
बाकी जैसे 32 वार्ड को कौन देखेगा? तो 32 पार्षद आएंगे ना? 32 नहीं, मेरा ये कहना है वो अध्यक्ष जो है वो आपका भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी शायद थोड़ा सा इसमें इतने क्लियर, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है शायद ही कोई इसका समर्थन करे। मैं आपको सही बता रहा हूं, संवेदनशील इतना मुद्दा है। संवेदनशील है जी। कि कोई किसी जनता को ये को पच नहीं रहा है, ये बिल्कुल पच भी नहीं पच रहा है निर्णय बिल्कुल। गवर्नमेंट का। जैसा बहन जी ने भी बोला ना, पच नहीं रहा है बिल्कुल नहीं और कैसे भी करके इसको जस्टिफाई बोलना है, करना नहीं है, कर नहीं पाएंगे आप। कांग्रेस के पास एक ही जवाब है कि फिर नहीं, वो- नहीं, मैं मुख्यमंत्री बता का रहा चुनाव हूँ, भी ये डायरेक्ट होना चाहिए, जनता प्रधानमंत्री के का साथ चुनाव एक direct प्रकार होना से चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ प्रणाली को सब जगह जनता के साथ अगर धोखा ज्यादा किया। अच्छी व्यवस्था है तो ये- प्रणाली बदल देना ये चाहिए। जनता के फिर साथ कांग्रेस का एक प्रकार शासन से था जब कर एक देना था अच्छी किसी व्यवस्था मुख्यमंत्री चाहिए को। तो। सही आपने बात। देखा होगा बागरेचा जी, जब पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष चुना जाता था क्या अस्थिरता रहती थी? स्थिरता सही- देखी थी क्या कभी सही- आपने? सही। 5 साल तक कभी कोई बन रहा है, किसी को कोई हटा रहा है, अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, उसको हटा रहे हैं तो उसको बना रहे हैं तो ये कर रहे हैं, विकास तो भूल उस जाते हैं। जमेले में क्या विकास कोसों दूर बहुत दूर हो जाता था। मैं एक चीज अव्यवस्था का बोलबाला रहता मैं था। एक चीज बोलना चाहता था जी। रंगलानी जी के इसमें कि उसमें अव्यवस्था हो जाती है और अविश्वास प्रस्ताव का तो इसमें भी है जो अभी नया एक्ट आएगा, और उसके पहले भी जब डायरेक्ट था उस वक्त भी था, डायरेक्ट में भी है, इनडायरेक्ट दोनों में अविश्वास प्रस्ताव का नहीं, वकील साहब, क्या है? आपके विरुद्ध ये पेश हुआ था? डायरेक्ट खाली कुर्सी भरी चुनाव कुर्सी। में वो खाली अविश्वास जनता प्रस्ताव सही बहुत माना बलिष्ठ है। जनता यदि मानो सही अरे अविश्वास आप साहब कोई भी चीज को कान को ऐसा पकड़ो या ऐसा पकड़ो, जनता ने कान ही चुनी तो पकड़ा रहा है ना। उसको हटाने या रखने का भी अधिकार जनता हटाएंगे को भी ही तो है। जनता ना। हाँ। नहीं भैया देखिए ना, मेरे पे पार्षद को देने अविश्वास के- प्रस्ताव पार्षदों ने अब- पास भी कर लिया, जी। फिर हटा पाए क्या? नहीं, वो तो जनता के द्वारा जनता नहीं चाहेगी, कैसे हटाओगे आप? सही बात है। तो जनता के प्रति जवाबदार होना चाहिए, जनता का प्रतिनिधि होना और जनता चाहिए, का ही तभी लोकतांत्रिक विकास। अधिकार है ये। इसीलिए और इसका नाम लोकप्रिय indirect अध्यक्ष रखा तभी गया। बन पाएगा, बनता है लोकप्रियता तो और वही होगा जो डायरेक्ट आएगा। पारदर्शिता भी तभी होती है। मेरे ख्याल से तो अपारदर्शिता बिल्कुल नहीं आती इसमें, और किसी भी प्रकार की कोई घटना उत्पन्न नहीं होती। जितने भी काम को कराना है तो प्रत्यक्ष प्रणाली वाले रहे या प्रत्यक्ष लेकिन प्रणाली किसी भी पार्टी का किसी बहुमत भी नहीं सिर्फ है। बोल देने से नहीं, आप किस तरीके से आएगी ये भी समझाना चाहिए। मेरा ये कहना है, आप देखिए साहब कितने जुड़े रहते हैं, ये बोलते हैं कि 33 वार्ड को आप कैसे संभाल, आप जब समस्याएं रहती हैं, यहाँ का टेप नहीं ठीक से हो रहा है, वहाँ का टेप नहीं तो ठीक से उसमें हो रहा पार्षद है। तो उसमें भी रहते हैं ना। पार्षद तो उस समय उसमें पार्षद भी उसमें रहते हैं। पार्षद थोड़ी खत्म हो किसी गया। किसी वार्ड में तो पार्षद तो खुद ही ध्यान नहीं उस देते। वक्त क्या होता है कि अगर अध्यक्ष जिस पार्षद के ऊपर हाथ रखेगा उसी का काम होगा। अभी तो पार्षद चाहता है वैसा करना पड़ता है अध्यक्ष को। हाँ, तो आप मतलब आप पार्षद नई प्रणाली नहीं, में पार्षद हाँ। ब्लैकमेल करेगा अध्यक्ष। ब्लैकमेल नहीं करेगा, सही बोल रहे ब्लैकमेल हैं। नहीं करेगा, सही है, सही। बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं करेगा। देखिए एक आदमी नहीं कर सकता ब्लैकमेल, पार्षदों का उसमें नहीं, दबाव रहेगा अध्यक्ष। पार्षदों में भी 50% से ऊपर होना चाहिए लाने के लिए, और पास करने के लिए तो 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो आज भी वो काम करा सकते हैं पार्षद ना, बहुमत से। क्यों नहीं बहुमत से काम करा पार्षद सकते? नहीं कराते। अध्यक्ष क्या है फिर वो मतलब मुखर होके या निर्भीक होके काम नहीं कर नहीं, सकते। मेरे उनका को उसका दबाव आती है। रहेगा कि अब हम मैं पार्षदों स्पष्ट ने बोलता चुना हूँ। है। अध्यक्ष स्पष्ट 33 बोलता हूँ। वार्डों के प्रति जी। जवाबदार है। नहीं, मैं स्पष्ट रूप पूरा से बोलता जवाबदार हूँ कि है। अध्यक्ष निरंकुश हो जाता है, डायरेक्ट प्रणाली में अध्यक्ष निरंकुश हो जाता नहीं, है। हमला तो नहीं ये था। नहीं, हमला तो नहीं। आप मैं देखिए व्यक्तिगत हमने तो नहीं जमीनी देखिए स्तर में अम्बा जी, काम मैं किए बहुत हैं। हाथ जी, जोड़ मैं के भी बोल रहा माफी हूँ चाहूंगी। कि मैं हमने बिल्कुल तो आपके जमीनी ऊपर स्तर कोई पे आरोप कार्य आरोप किया है। नहीं, व्यक्तिगत नहीं बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत कोई भी बात नहीं हाँ, है, पर व्यक्तिगत- आप देख लीजिए कि जो भी प्रणाली प्रत्यक्ष रहेगी उसमें निरंकुश हो जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये मेरा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, जब यदि समझो दो पार्टियां लड़ रही है, बहुमत नहीं आया किसी पार्टी का, पार्टी बेस पे चुनाव हो रहे हैं जी। हाँ, उसके बाद फिर जोड़ तोड़ खरीद तो सबसे ज्यादा अरे अरे जोड़ तोड़ तो हमने तो अपने, जब मैं पहली जोड़ बार तोड़ 1977 में मैं जब पार्षद बना तो क्लियर मेजॉरिटी में थी कांग्रेस, है ना, जोड़ तोड़ करके आनंद ठेकेदार को बैठा दिए। जनता पार्टी ने किया, जनता पार्टी ने किया। नहीं, ये इनडायरेक्ट में ही तो संभव है ना। इसीलिए तो संभव है इसमें। डायरेक्ट में ही ऐसे ज्यादा लोग होता है पैसे का गड़बड़ी। खेल चलेगा साहब, पैसे का नहीं खेल। तो बस। ये आप कौन करेगा, ये सही निश्चित ढंग से नहीं नहीं व्यक्ति कौन नहीं करेगा। इससे बढ़ावा तो मिलेगा उसको। देखिए बिल्कुल नहीं। उसमें डायरेक्ट में भी पैसे का खेल चलेगा। क्यों पैसे का खेल चलेगा? डायरेक्ट कैसे में डायरेक्ट जनता अरे चुनता है। साहब डायरेक्ट चुनाव में कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पास ज्यादा रहेगा वो चलाएगा, और चलाता ही है, अपन देखते हैं। कौन से चुनाव में नहीं देखे आपने?
मगर पब्लिक की पर पसंद तो मैंने डायरेक्ट जनता का इन्वॉल्वमेंट रहेगा ना जी, जनता का जनता का दोनों में रहता है, जनता का दोनों में रहता है। देखिए जहाँ कांग्रेस का जहाँ जो डायरेक्ट अध्यक्ष होता है उसको अपनी कांग्रेस को छवि अगर- बरकरार रखना बहुत अगर आवश्यक होता देखिए है। कांग्रेस वो अपनी के- छवि के प्रति बहुत चिंतित कांग्रेस रहता के है। प्रति अगर कांग्रेस के प्रति रुचि नहीं होगी जनता में ना, तो अभी सिर्फ 5 या 6 वार्ड हैं, 6 वार्ड से ऊपर उसके जाएंगे भी नहीं। अगर वो डायरेक्ट भी रहेगा तो वही 6 वार्ड के लोग, फिर अनवा जी के तो एक भी वार्ड मेंबर नहीं थे, पर अनवा जी जीतती थी ना, ये है ना। तो ये है वकील कि साहब जी, जब 6 से ज्यादा अभी भी नहीं जाएंगे तो नहीं फायदा अभी भी क्या नहीं होगा? जाएगा नहीं, अगर जनता नहीं चाहेगी तो, और जनता नहीं और जनता चाहेगी तो आप 6 पे जाएंगे आओगे। तो फिर काहे के नहीं, लिए? नहीं, अगर इतनी जनता मेहनत कर रहे हैं। नहीं नहीं जनता चाहेगी तो आप 6 पे आओगे, मेहनत की नहीं है ये, जो आपके बोलने का मैं एक जवाब दे रहा हूँ। नहीं ये जनता के ऊपर है। हम ये- पार्षदों की बात नहीं कह रहे। हाँ। पार्षद अपना पार्षद ही देखेगा, अपना वार्ड देखेगा, अच्छे से मेरा देखेगा। पूछता रहे। नहीं एक डायरेक्ट- और अध्यक्ष मैं तो कुल प्लस हो मिला के जाता ये है। कहना चाहूंगी प्लस कि होता जो है। भी अध्यक्ष बनेंगे पार्षदों के द्वारा बहुमत में जो भी आएंगे पार्षद, तो उसमें लेकिन जनता की कोई सहभागिता नहीं रहेगी और ना ही जनता को उसमें रुचि इसलिए रहेगी। वो अध्यक्ष जनता के प्रति अध्यक्ष उनके जवाबदेह पसंद नहीं का होगा। नहीं रहेगा, ये बात तो स्वीकारना ही योग्य अपना है। वार्ड देखेगा वो जी। सिर्फ अपना सबसे वार्ड ज्यादा देखेगा, वार्ड जनता के प्रति क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं दोबारा होगा। अरे साहब ये तो एमएलए के इलेक्शन में भी होता है, वो एमएलए का काम होता है पार्टी इन पावर। ये तो बहुत दो मुही बात हो जाती है कि वहां पर ऐसा और यहाँ पर ऐसा। नहीं जी, नहीं ये एक तो बात दो है मुही ना, बात है। नगरीय कौन सा निकाय। एमएलए जो है पार्टी इन पावर में अपना काम नहीं कराता, और कौन सा दूसरे विरोधी दल करा लेते हैं। फिर तो भी- ये एक प्रणाली है ये। पर मेरा ये कहना है कि जो काम रहते हैं जीवन से जुड़े हुए, और देखिए जल है, सफाई है, ये ऐसे काम है इसको उसी वक्त करना पड़ता है। आप उसको टाल नहीं सकते कि हम कल कर देंगे या परसों कर देंगे। और ये काम जो है जो वार्ड मेंबर रहता है वो अपने अध्यक्ष के साथ मिलकर ये ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है। पर अगर वो उसको मान्यता नहीं है तो फिर उस वक्त तो फिर मैं नहीं करवा पाऊंगा ना वैसा काम। और उस वक्त अगर विरोधी दल का भी जो वार्ड मेंबर रहता है उसका काम इसलिए किया जाता है कि भाई कल को मेरे यहाँ के अगर मेरे खिलाफ लाने लगे अविश्वास प्रस्ताव, ऐसा होता ही है कभी कभी, उसी पार्टी के लोग जो हम अपने प्रेसिडेंट के लिए लाते हैं, तो उस वक्त बेचारे जिनका मैं काम करूँगा वो मेरा साथ देंगे। तो अप्रत्यक्ष प्रणाली के बहुत से लाभ हैं, और प्रजातांत्रिक ढंग से अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष प्रणाली जो है वो ज़्यादा उपयुक्त है। पार्षद लोग अध्यक्ष जो आजकल जो नगर पालिका में जो काम होते हैं, जो ठेके होते हैं, सब कुछ होते हैं, हम देखते हैं कि जो वर्तमान में व्यवस्था चलती है जनरली वो पूरे पार्षदों लोग भी ही अपने आपस में उसका बंदरबाट कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये व्यवस्था आने पे इसको और बल मिलेगा। बिल्कुल सही, नहीं अभी बिल्कुल कम बल सही नहीं कह है। रहे हैं, बिल्कुल नहीं, सही। और बल मिलेगा, और बल मिलेगा, ये परफेक्ट बिल्कुल सही बात और है। बल मिलेगा, और बल मिलेगा, और अब जो किस जन वार्ड में अपेक्षाओं कौन- पे काम नहीं हो किस पाएगा, वार्ड जन में- अपेक्षाओं किस को पूरा वार्ड में करने की कौन से दिशा वार्ड में। मेंबर को काम नहीं मिल रहा है ये बताइए। वही तो उस वक्त भी मिलेगा, अभी जब मिल रहा है तो इसीलिए एक बार बदल के देख लो ना भाई इस नहीं, व्यवस्था को उस एक बार। स्थिति को आप भी जब ये मान सुधारने रहे की हो, दिशा में आप कार्य जब ये होना मान रहे हो कि प्रत्येक वार्ड मेंबर जो है अपना खुद ठेका ले लिया है और वो दूसरे से काम कराता है, आप ये बात खुद बोल रहे हो, आप लोग खुद मान रहे हो, आप दोनों ने इस बात को स्वीकार भी किया कि हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मेरा कहना है कि फिर एक बार बदल के देख लो, हो सकता है कि शायद उनकी वो ना चले उस तरीके से जिस तरीके से अभी प्रत्यक्ष प्रणाली में चल रही है। नहीं, तब तो और बढ़ेगा, घटना तो बिल्कुल नहीं है। अध्यक्ष ज्यादा कमजोर रहे। और नगर पालिका जो है अध्यक्ष वो ज्यादा कमजोर है। पार्षदों के भरोसे है ना वो। पूरा ज्यादा कमजोर रहेगा। पार्टी का बल रहता है। पार्षदों को कुछ करने में ही उनके पास नहीं, साल बीत वो जाएंगे। 5 साल ऐसे ही निकल जाएंगे। नहीं बिल्कुल। साहब बिना विकास की चला अध्यक्ष के पास काम पार्टी नहीं का बल होगा। रहता है, हाँ। पार्टी का बल रहता है अध्यक्ष के पास। वार्ड मेंबर को मालूम है अगली टिकट नहीं मिलेगी अगर मैं अपने प्रेसिडेंट के साहब के खिलाफ कुछ करूंगा तो। अच्छा, एक राय लेना चाह रहा था मैं आप तीनों से। जी। जब पार्षद प्रणाली हो गई है ना, अब अध्यक्ष पार्षद से चुना जाएगा, तो पार्षद के पद के लिए क्या अच्छे लोग निकल के आएंगे? जो जैसा अभी होता है कि पार्षद और अध्यक्ष का मतलब जो एक कद का बहुत फर्क होता है। किसी जमाने, आपके जमाने की बात कर लूँ मैं, हाँ। तो जो पार्षद तो बहुत पार्षद का जो पद यानी का बीच में काफी 20 पार्षद ऐसे उस रहते समय थे। बाहर से भी गरिमा बाहर वाले को भी अधिकार था, गरिमापूर्ण पार्षदों पद के अलावा बाहर का आदमी भी बन जाता है। पहले मतलब काफी गरिमादायक सीट होती थी वो और बाहर का भी काफी बनते थे। गरिमा वाले लोग आते थे। और अब वार्ड मेंबर बनना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। अच्छे वकील, अच्छे डॉक्टर्स, ये वो
जो उसी हर क्षेत्र के लोग आते थे, है ना, तो हर क्षेत्र का आदमी आता था और पार्षद को वो ऐसी हे दृष्टि से नहीं देखते थे कि अरे पार्षद हैं, समझ जाए, नाली साफ करना, ये वो। बहुत हम लोग सुबह से उठ के घूमते थे नगर में और करते थे। तो रमेश भी आप लड़ोगे पार्षद का पद अध्यक्ष बनने के लिए? आप तो अध्यक्ष रह चुके हैं, दोबारा अध्यक्ष नहीं बनना चाहोगे? मैं तो नहीं तो क्या अभी के इनडायरेक्ट जो चुनाव है, ऐसा आपको मालूम है क्या कि मैं जो तो नहीं बाहर का करता। आदमी नहीं बनेगा करके? नहीं, बाहर का नहीं बनेगा, पार्षदों पार्षदों में ही होगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का। पार्षदों में से आप बनना चाहेंगे अध्यक्ष? पार्टी मेरे को आदेश पार्षद देगी तो मैं- पार्षद का चुनाव लड़ेंगे? पार्षद क्या, उससे भी नीचे की पोस्ट में पार्टी कौन अगर सी मेरे को होती है देगी, नीचे की पोस्ट? जो भी वो मेरे को, तो मैं कोटवार के लिए बोले कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाऊंगा। मैं पार्टी का ओबीडियंट वॉलंटियर जी, हूँ, जी। और एक पीढ़ी से नहीं, हम 3 पीढ़ी से हैं। भाभी आपकी क्या स्थिति? मैं तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं हमारे जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की माननीय कमलनाथ जी की सरकार है, उसके द्वारा जो अप्रत्यक्ष प्रणाली से जो नगरीय निकाय के चुनाव का जो उन्होंने निर्णय लिया है, उसका मैं विरोध करती हूँ, खुला विरोध करती हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने का काम किया है हमारी सरकार ने, जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हम कितनी भी बात कर लें, कितना भी कह लें, लेकिन विधायक सांसद से हम तुलना नहीं कर सकते, वो अलग बात है। वो गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी जैसा लाना है, नियम लाना होगा वो लाएंगे, वो बात की बात है। वर्तमान में नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं वो जनता के द्वारा अध्यक्ष को चुना जा रहा था अभी पिछले 20 सालों से, और हमें उसके सकारात्मक परिणाम भी देखने में मिले कि जनता को लगता है कि भाई हमारा चुना हुआ महापौर है, हमारा अध्यक्ष है। तो उस हिसाब से ये मैं सरकार के इस निर्णय का विरोध करती हूँ। उनको पुनर्विचार करना चाहिए और जनता के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। लोकतांत्रिक अधिकारों का कहीं ना कहीं इसमें दखल देने का काम सरकार ने किया है। और इस प्रणाली से अगर चुनाव होते हैं तो स्पष्ट मैं कहना चाहूँगी, बिल्कुल मैं स्पष्टवादी हूँ कुछ मामले में, कि इस मामले में फिर ये होगा कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा और खरीद फरोख्त होगी। जिसके पास संख्या बल है, नहीं है, जिसके पास धन बल है, बाहुबल है, वो कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त करके, और जनता जिसे नहीं भी चाहेगी वो अध्यक्ष बन के बैठ जाएंगे, और 5 साल जनता को ही झेलना है। वो तो जो बैठेंगे वो तो अपना जो भी है उनका काम करेंगे, नहीं करेंगे वो अलग विषय है, लेकिन जनता को झेलना है। इसलिए जनता के कहना चाहिए उम्मीदों पर कुठाराघात किया है कमलनाथ जी की सरकार ने। इसका विरोध होना चाहिए, सड़क पर आकर भी होना चाहिए, और शासन से मैं निवेदन करती हूँ कि वो पुनर्विचार करें। और जहाँ तक मेरे आप पूछ रहे हैं कि मेरा पार्षद का चुनाव लड़ने का इरादा है या नहीं है, तो मैं भी स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी कि मैं पार्षद का चुनाव नहीं लड़ूंगी। मुझे बालाघाट जिले की सम्मानित जनता ने, नगर की जनता ने बहुत स्नेह दिया है, बड़े बुजुर्गों को मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है, और मेरी राजनीतिक जो कहना चाहिए ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी वो पार्षद पद से ही हुई थी। मैं वार्ड नंबर 4 देवटोला वार्ड से मैं पहली बार पार्षद बनी थी सन 1995 में, और वहीं से फिर मैं जो भी जैसा भी जनता ने मुझे समझा तो मुझे फिर डायरेक्ट इलेक्शन में इलेक्ट किया, और 2 बार सीधा मुझे चुनकर आने का सौभाग्य मिला, और 1 बार खाली कुर्सी भरी कुर्सी में भी बालाघाट नगर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। तो जहाँ तक अरुण भैया आप जो भी कह रहे हैं, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, अनुभवशील हैं, पर मैं इतना कहना चाहूँगी कि हम लोग सीधे चुन के आए थे तो हमें रात दिन ये फिक्र रहती थी कि हमको जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरना है। हमें अगर गंगानगर की खबर अगर रात को 11 बजे भी मिल गई कि गंगानगर वार्ड में ये समस्या हो रही, तो हम 11 बजे रात को भी चले जाते थे। अगर हम स्नेहनगर में कोई समस्या है तो हम बरसते पानी में छतरी लगा के 9 बजे रात को भी हम जेसीबी मशीन लेके पानी निकासी के लिए निकल जाते थे। तो हमने जमीनी स्तर पे कार्य किया है और पार्षदों को विश्वास में लेके किया है। आपका आखिरी कमेंट दे दीजिए आप इस हाँ, कि ये जो अप्रत्यक्ष प्रणाली है, मेरा यही निवेदन था कि ये जो नगर पालिका के काम है और जिंदगी से पर्यावरण, जल, स्वास्थ्य और स्वच्छता, है ना, ये चारों ऐसे जुड़े हुए काम हैं जिसके लिए कि आपको एक टीम वर्क की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अकेले अध्यक्ष के लिए बहुत असंभव। ये बात ज़रूर है कि अनुभा जैसी लगनशील और दौड़ के काम करने वाली महिला है तो ये थोड़ा बहुत सामान लेती हैं। बाकी मेरे को नहीं लगता कि ये 30 वार्ड में जिस तरीके से इस बार जो जल की समस्या उत्पन्न हुई थी, ये जो गंगा जी सूख गई अपनी, और तो उसमें कोई अगर कर ले तो ऐसा मेरे को नहीं, उसमें जब तक एक टीम वर्क आपके साथ ना हो
आप क्या कारण था कि आपने वहाँ बंधन का काम नहीं किया आपने, और इतनी बड़ी जल समस्या से जूझने के लिए पूरे जिले अपने शहर को छोड़ दिया आपने? अगर उस वक्त दबाव रहता, कई नगर पालिका के वार्ड मेंबर जो हैं बहुत दिनों से चिल्ला रहे थे कि साहब उसको बांध बना दीजिए, बांध बना दीजिए। मेरे ख्याल से आपके समय में बना था बांध। हाँ, हमेशा बनता था, हमेशा बनता था। ये पहली बार हुआ और ये निरंकुशता है, ये निरंकुशता डायरेक्ट चुनाव में हमेशा निरंकुशता है। कहा जाता है संवेदनशील होना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पे आप संवेदनशील है, मैं मानता हूँ इस बात को। कभी भी हमने भी फोन किया तो आपने तत्काल उस बात की कार्रवाई की। और खैर आपको तो सलाम करता हूँ मैं कि आप बहुत से बड़े हैं। बालाघाट की जनता ने पहली बार बालाघाट में पेयजल की जिस दिन से बैनगंगा नदी जी बनी है, ये इतिहास है और ये भूगोल में भी, और कभी भी नहीं सूखी। आपने नदी को भी सुखा दिया और जनता को सब डबकी ले लेके घूमने से हम लोगों को लगा दिया आपने। आपका आखिरी कमेंट्स? मैं तो समझ रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग भी इस बात से नाराज हैं। बहुत सारे लोग मेरे जो व्यक्तिगत मेरी बातचीत होती है और उसमें उनको जिन लोगों का अध्यक्ष डायरेक्ट रहना वो तो नाराज हो गए। दिग्विजय सिंह जी ने भी खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे जिन्होंने निर्णय लिया था, उनसे भी जब उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो वो शायद ठीक ढंग से उसका जवाब वो भी नहीं दे पाए। शायद उनको भी लगता है कि ये निर्णय कहीं ना कहीं थोड़ा चूक रहा है ये, इसलिए हो सकता है कि इसको पर सुधार तो कर सकते हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि जनता में से किसी ने भी इसका स्वागत नहीं किया। किसी ने भी, मुझे ऐसा नहीं लगा, सबने बोला कि क्या हो गया, सब सदमे की स्थिति में, सदमे क्या हो गया, ये क्या हो गया। इस बातचीत को हम यही विराम देते हैं। कमलनाथ सरकार ने जो डायरेक्ट चुनाव पद्धति लाया है, इनडायरेक्ट लाया है, पार्षदों के द्वारा चुने जाएंगे अध्यक्ष, इसमें आम सहमति समान रूप से नहीं है। जहां कांग्रेस इस बात का समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस के अधिकांश पक्ष इस बात का समर्थन कर रहे हैं, वहीं विरोध पक्ष इस बात का विरोध कर रहा है कि पार्षदों के से अध्यक्ष का चुनाव नहीं होना चाहिए। और हम इस बातचीत को यहीं पे विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश अवलानी जी आपका धन्यवाद, वकील साहब शुक्ला जी, बड़े भी अरुण भी आपका धन्यवाद, अनुभव मुजारी जी आपको भी हार्दिक धन्यवाद। आपने आपका राय और इस पर आपका भी धन्यवाद करते हैं। अच्छा वातावरण में